कैसे हो गया, 3 रोज तो ये हो गई। उसके बाद में इन्होंने कहा कि भाई टोटल हमारे पास जो जो लॉग्स हैं, टोटल लकड़ी के कितने टुकड़े हैं, 200 टुकड़े हैं। तो हमने ये डॉट 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 करके ये मान लिया कि यहाँ पर टोटल एन रोज हैं, है ना। नंबर ऑफ रोज कितनी है, एन रोज। ठीक। तो जो टोटल जो हमारे पास लॉग्स हैं वो कितने हैं, एस एन इज इक्वल टू, या उसकी बात करते हैं अभी। सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट रो में कितने लकड़ी के पीसेस हैं, 20। तो ये हो गया 20। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, 19 माइनस 20, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 19 माइनस 20 मतलब ये डी की वैल्यू आ गई -1, ए की वैल्यू आ गई 20, ए और डी की वैल्यू आ गई। अच्छा, और एस एन गिवन है, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, 200। तो एस एन हो गया 200। अब अगर मुझे एस एन की वैल्यू मालूम है तो मैं एन निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। हम ये कहेंगे since Sn is equal to 200, तो Sn की वैल्यू क्या होती है बेटा, फॉर्मूला इसका n/2 ब्रैकेट में 2a plus n-1 into d is equal to 200, n upon 2, और 2 into a कितना है 20, तो 2 into 20 plus n-1, और d की वैल्यू है -1 is equal to 200। अब 2 को उधर ले जाएंगे, ये n ऐसे ही है, यहाँ ब्रैकेट में हो गया 2 into 20 40, -1 into n हो गया -n, और -1 into -1 ये हो गया +1 is equal to 2 into 200 हो गया बेटा 400। अब n और ब्रैकेट में 40 + 1 हो गया 41, -n is equal to 400। तो 41n -n square is equal to 400। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, अब जरा देखिएगा, जब मेरे पास ये वैल्यू आ गई तो मैं अब इसमें ऐसा करूंगा, -n square plus 41n minus 400 is equal to 0। यहाँ से बेटा -1 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। -1 उधर चला गया, वो तो 0 हो गया। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई, बताइए इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगी। मिड टर्म स्प्लिटिंग बताइए कैसे होगी। दिवस बताओ। दिवस मेरी आवाज आ रही है। सर 16 and 25। 16 and 25 बिल्कुल ठीक। चलिए जी, देखते हैं जरा। देखिए, ये हमारे पास हो जाएगा m स्क्वायर -25n -16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, n कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा n -25, और ये जो दोनों टर्म्स हैं इसमें से हम ले लेंगे -16 कॉमन। -16 कॉमन लिया, ब्रैकेट में यहाँ पर भी बचा n -25 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो जाएगा, खुद देखिएगा, मैंने n स्क्वायर -25 में से n कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा n -25, -16n प्लस 400 में से मैंने 16 कॉमन ले लिया, वो भी जानबूझकर माइनस का 16, तभी ब्रैकेट में बचेगा n -25। ये हो जाएगा n -16 into n -25 is equal to 0। तो n -16 is equal to 0 और n -25 is equal to 0। तो n की वैल्यू एक तो आ गई 16 और दूसरा n की वैल्यू आ गई 25। तो n की दो वैल्यूज आ गई और दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब मैं कौन सी वैल्यू लूं इसमें, ये देखना होगा। लक्ष्य लक्ष्य है ऑनलाइन, नहीं नहीं है। चलिए जी,
तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए उन्होंने ऐसा बता दिया 200, अब मैं n की वैल्यू 16 लूंगा सबसे पहले और मैं कहूंगा therefore number of logs in the top row if n is equal to 25, अगर n की वैल्यू 25 है तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये देखा कि हम ना लॉग्स को किस तरीके से लगा रहे हैं। अगर आप फिगर देखोगे इसकी, जो फिगर दे रखी है तो फिगर कुछ इस तरीके की दे रखी है कि सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे लॉग्स लगा रखे हैं, फिर इसके ऊपर कुछ और लॉग्स ऐसे लगाए जाएंगे इस तरह से। तो ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, 1 2 3 4 5 इस तरह से, ये थर्ड रो। तो अब ये फाइनली ये बोल रहे हैं कि भाई पहली रो में जो लॉग्स हैं वो कितने हैं, पहली रो में 20 है, दूसरी रो में 19 है, तीसरी रो में 18 है। तो सबसे ऊपर वाली जो रो होगी वो मेरे लिए लास्ट रो ही तो होगी, ये समझ रहे हो कि नहीं, सबसे ऊपर वाली रो मेरे लिए लास्ट रो होगी ना। यस सर। है ना। यस सर। तो लास्ट रो का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज मैंने कितनी मानी है, n मानी है। तो nth रो की बात कर रहे हैं, तो अगर n की वैल्यू 25 है तो nth रो कैसे निकालूंगा, an करके, कि nth रो में कितने लॉग्स हैं वो मैं an करके निकालूंगा कि नहीं, बताइए। यस सर। भाई मैं फर्स्ट टर्म 20 लेकर चल रहा हूँ, तो 20 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो में लकड़ी के कितने लॉग्स हैं, कितने टुकड़े हैं, 20 टुकड़े हैं। सेकंड रो यानी कि n की वैल्यू 2 लेकर चल रहे हैं, तो n की वैल्यू 2 ली तो 19, ये क्या है कि सेकंड रो में लकड़ी के कितने टुकड़े हैं, 19 टुकड़े। तो इसका मतलब अगर मैं nth रो यानी कि टॉप मोस्ट रो की बात करूंगा तो ये पता चल जाएगा कि उसमें लकड़ी के टुकड़े कितने हैं। तो n की बेटा दो वैल्यूज आ रही हैं, एक n की वैल्यू आ रही है 16 और एक n की वैल्यू आ रही है 25। मैं कहता हूं अगर n is equal to 25 है, then if n is equal to 25, then an is equal to a plus n minus 1 into d। तो इसमें a हमारा क्या है, पहला टर्म 20 प्लस n कितना है 25, तो 25 माइनस 1 इंटू d कितना है बेटा -1, तो 20 प्लस 24 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 24 मतलब -4, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब तो ये है कि जो टॉप मोस्ट रो है ना, टॉप मोस्ट रो में -4 लकड़ी के टुकड़े होंगे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि n is equal to 25 ये वैल्यू मैं नहीं ले सकता। अब मैं n is equal to 16 ट्राई करता हूँ। If n is equal to 16, then an is equal to a plus n minus 1 into b। तो a कितना है 20, n है 16, 16 minus 1 into -1, तो 20 plus 15 into -1, तो 20 minus 15, ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, पॉसिबल है। पॉसिबल होगा ना। हमने Possible कहा है। 5, ये ठीक है। हमने कहा therefore number of rows is equal to n, और n कितना है 16, and number of logs in the top most row is equal to an is equal to 5। सभी बच्चों को क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब नेक्स्ट देखता हूं मैं, नेक्स्ट है हमारे पास
अगला क्वेश्चन इसमें 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन है। अब इसका एक छोटा सा इन्होंने डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम से समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ठीक है, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, ठीक है। A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो जरा देखिएगा इसमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास एक शुरुआत में बकेट रखी है, एक बकेट रखी है, और यहाँ पर पहला पोटैटो है, तो ये कितनी दूरी पर है, ये 5 मीटर पर है। फिर दूसरा पोटैटो है, ये 3 मीटर पर है। एक और पोटैटो है, ये भी 3 मीटर, मतलब पहला पोटैटो तो बकेट से 5 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद जितने भी पोटैटो रखे हैं सब 3-3 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, तो n की वैल्यू 10 होगी। लास्ट पोटैटो ये है, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पोटैटो, ये सेकंड पोटैटो, थर्ड पोटैटो, और ये 10th पोटैटो। अब देखिएगा, उन्होंने ये बताया कि एक कॉम्पिटिटर है, वो दौड़ती है और स्टार्ट करती है अपनी जो रनिंग है वो स्टार्ट करती है। इसमें लिखा है अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, वो बकेट से दौड़ना चालू करती है। वो बकेट से दौड़ती है, पहले यहाँ पोटैटो तक पहुंचती है और फिर वापस बकेट तक आती है और पोटैटो बकेट के अंदर डाल देती है। तो इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि 10 पोटैटो उठाकर उसको उसमें बकेट में डालने हैं, और एक एक करके एक टाइम पर एक पोटैटो ही उठाकर डालेंगे। तो अब उसको 10 के 10 पोटैटो डालने हैं, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रैवल करेगी, तो हम ये कहेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पुटिंग फर्स्ट पोटैटो इन द बकेट। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो, भाई 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, तो कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। बताइए, उसने बकेट से दौड़ना चालू करा तो पहले 5 मीटर दौड़ी यहाँ तक, यहाँ से पोटैटो उठाया, फिर वापस 5 मीटर दौड़ी, फिर पोटैटो इसके अंदर डाल दिया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, पहला पोटैटो डालने में 10 मीटर। उसके बाद सबको समझ में आ रहा है? सर नहीं, मेरे को नहीं आया। दोबारा बताता हूँ। एक लड़की है, वो यहाँ पर उसने कंपटीशन है पोटैटो रेस, ठीक है। पोटैटो रेस में क्या होता है कि यहाँ पर एक बकेट रखी हुई है और बकेट से एक कॉम्पिटिटर को दौड़ना शुरू करना है, खाली हाथ दौड़ेगी वो। और यहाँ पर पहला जो पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 5 मीटर दूर पर रखा हुआ है। जो दूसरा पोटैटो, पहले पोटैटो और दूसरे पोटैटो में कितना दूरी है, 3 मीटर।
दूसरे पोटैटो और तीसरे पोटैटो में दूरी भी 3 मीटर, मतलब आगे जितने भी पोटैटोज हैं सब 3-3 मीटर के गैप पर रखे हुए हैं। अब वो यहाँ से दौड़ना शुरू करती है लड़की, सबसे पहले यहाँ से पोटैटो उठाती है, उठाने के बाद फिर वापस आएगी, उसको पोटैटो को लेकर वापस आएगी और बकेट में डाल देगी। ठीक है, तो पहला पोटैटो उठाकर बकेट में डालने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, ये बताइए, बताओ। सर 10 मीटर। हाँ 10 मीटर हो गया ना, क्यों, क्योंकि 5 मीटर इधर दौड़ी और 5 मीटर वापस दौड़ी, तो 5 मीटर प्लस 5 मीटर टोटल 10 मीटर हो गया। अब दूसरा पोटैटो के लिए दौड़ना है उसको, कहाँ से, बकेट से ही तो दौड़ेगी, तो 5 + 3 8 और 8 + 8 16 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पुटिंग second potato in the bucket is equal to 16 मीटर। फिर तीसरा देखिएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड 22 मीटर। हाँ, distance traveled in putting third potato in the bucket। तो थर्ड पोटैटो यानी कि पहला दूसरा तीसरा, तो कितना जो दौड़ना पड़ेगा, 5 + 3 8 + 3 11 11 + 11 22 मीटर एंड सो ऑन। इसी तरीके से वो दौड़कर पोटैटो उठाकर इसमें बकेट में डालेगी, जब तक सारे के सारे 10 पोटैटो नहीं डालती तब तक रेस कंप्लीट नहीं होगी। तो देखिएगा, अब हमने क्या कहा कि क्लियरली these distances form an AP। एक AP बन गया 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर, एन कितना है, कितने पोटैटो हैं, 10 पोटैटो, ठीक है। 10। हाँ जी, तो ए कितना हो गया, ये तो हो गया 10 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, डी कितना हो गया 6। भाई 16 - 10 करो या 22 - 16 कर लो, 6 ही आ रहा है, और एन हो गया 10, एन हो गया 10। अब 10 की वैल्यू आ गई, ए हो गया, डी हो गया, एन हो गया, तो टोटल डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल करा, तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एसएन। एसएन इज इक्वल टू n/2 वे प्लस n - 1 into d। क्या पूछा इन्होंने, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 10 है, तो ये हो जाएगा बेटा s10 इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस 10 - 1 into 6, और a कितना है, a है 10, 2a मतलब 2 into 10, 2 5 जा 10, 5 हो गया, 2 10 जा 20 और 10 - 1 हो गया 9, 9 6 जा 54, 54 + 20 हो गया 74, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 और 2 370 मीटर। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है। यस सर। यस सर। 5.3 का एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 का, अगर आप लोग कर पाए तो देख लीजिए जरा। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20, 370 मीटर, बिल्कुल ठीक है। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो ऑप्शनल है, यस सर। इसके लिए ऑप्शन करते हैं स्टार्ट।
कार्तिक, कार्तिक है अभी ऑनलाइन? अनुभव, दिवस? यस सर। दिवस लेट आए हो? हाँ सर, मैं 5 मिनट लेट हो गया था। क्या? एक्सरसाइज 5.4। में देखिए क्या करना है। इन्होंने बोला है 5.4 में which term of the AP 121, 117, 113 dot 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 is its first negative term? जो AP मुझे दे रखा है वो क्या है पहले तो ये देखिए 121, 117, 113, 121, 117, 113 श्योर है? समझ में आ रहा है ना? और फर्स्ट सर समझ में आ रहा है तुम्हें? श्योर है? हाँ सर, आ रहा है, बस थोड़ा नेट धीरे चल रहा है मेरा आज। अच्छा चलिए जी, वो पूछ सर रहे आज हैं कि की वीडियो भेज देना यूट्यूब हाँ पर। मैं भेज दूंगा, डेली भेज ही देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा वो पूछ रहे हैं कि विच टर्म इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये जो एपी है इसकी पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? तो मैं ये कहूंगा कि जो भी टर्म है, जैसे मान लीजिए अगर मेरे से ये पूछा जाता कि इस एपी में आप ये बताइए नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कि अगर कोई ऐसा भी है कि कोई nth टर्म, कोई टर्म इसमें जीरो होगी, तो हम क्या करेंगे? हम en को जीरो के बराबर रख देते हैं। अब ये बोल रहे हैं अब ये कह रहे हैं कि आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब क्या है कि जो हमारी nth टर्म होगी, जो हमारी टर्म होगी वो नेगेटिव पूछ रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि जो हमारी nth टर्म है, जनरल टर्म, उसको मैं लेस देन जीरो बोल दूं। लेस देन जीरो का मतलब तो नेगेटिव ही होता है ना? बताइए, Yes, समझ sir. गए तो, है ना? तो en लेस देन जीरो ये हमने कर दिया। अब en जो लेस देन जीरो है इसमें हमें क्या करना होगा? en लेस देन जीरो कर दिया तो देखिएगा an क्या है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये जो AP है ना, इस AP में ये जो गिवन AP है इसमें a तो हो गया 121 और कॉमन डिफरेंस d ये कितना है? 117 माइनस 121। तो d कितना है? -4। अब मुझे n निकालना है। n मतलब जैसे मान लीजिए मैंने निकाला n की वैल्यू मान लो 5 आ गई, तो मैं ये कहूंगा कि मेरी जो फिफ्थ टर्म है वो पहली नेगेटिव टर्म होगी। कैसे पता लगाएंगे इस चीज का? हम ये कहेंगे नेगेटिव टर्म का मतलब ये है कि जो हमारा nth टर्म है ना an, दैट शुड बी लेस देन जीरो। मैंने an को लेस देन जीरो लिया। लेस देन जीरो का मतलब ही नेगेटिव होता है। तो मैंने कहा कि an इज लेस देन जीरो। तो देखिएगा an का मतलब क्या हो गया? a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज लेस देन जीरो। ये समझ में आ गया सभी को? Yes, Yes, sir. sir. an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और लेस देन जीरो तो है ही। अब ये हमने ले लिया, a है 121 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है? -4 इज लेस देन जीरो। 121 और -4 इंटू एन ये हो गया -4n और -4 इंटू -1 ये हो गया प्लस का 4 इज लेस देन जीरो। -4n और 121 प्लस 4 कितना हो गया? 125 इज लेस देन जीरो। अब क्या करो? अब एक चीज ध्यान रखना। अब जैसे आपको एकदम से दिमाग में आता 125 को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, -4n इज लेस देन -125। ठीक है, अब नोट करके लिख लेना बेटा, ये जो है ना ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी तो हम ये कहेंगे इन एन इनइक्वालिटी
इनइक्वालिटी का मतलब क्या, बीच में इक्वल का अगर साइन होता है तो हम उसको बोलते हैं इक्वेशन, अगर इक्वल का साइन होता है बीच में। लेकिन बीच में नॉट इक्वल का साइन है, मतलब या तो लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन है, तो उसको हम बोलते हैं इनइक्वेशन, मतलब वो चीज इक्वल नहीं है। ये चीज समझ में आ गई। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इक्वालिटी का साइन होता है तो दैट इज नोन एज क्या, उसको बोलते हैं इक्वेशन। और जब बीच में लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन होता है तो उसको बोलते हैं इनइक्वेशन। ये चीज सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसके बाद आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि हम इसमें क्या करते हैं कि इन एन इनइक्वालिटी, if we change the sign of one term, then the sign of entire inequation changes. Entire inequation changes. ध्यान रखना, ये समझना किस लिए जरूरी है कि यहाँ पर कहीं आपसे एक गलती ना हो जाए कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस को काट दो, तो ये चीज ना गलत हो जाएगी। इसमें कभी भी हम दोनों तरफ के माइनस माइनस कैंसिल आउट नहीं करते। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जैसे ही -4n है, सोचो कि -4n को मैं इधर ले जाऊँ तो वो बन जाएगा प्लस का 4n, ठीक है। और -125 को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा प्लस का 125। तो अब क्या होगा, 4n इधर आ गया और 125 इधर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, 4n इज ग्रेटर देन 125, 4n इज ग्रेटर देन 125। और अगर आपने दोनों तरफ के साइन काट दिए कि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, काट दो साइन, तो क्या आएगा आंसर, 4n इज लेस देन 125। तो आंसर आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ये बात समझ में आई सभी बच्चों को कि नहीं? Yes, sir. तो इसमें कभी भी दोनों तरफ के नेगेटिव साइन नहीं काटते। अगर आपको साइन चेंज करना है किसी एक टर्म का, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दोबारा बता दो। मैं -4n है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो नेगेटिव साइन हटाना चाहता हूँ, मैंने इसको +4n बना दिया, मतलब मैंने इसका साइन चेंज कर दिया। तो ये जो लेस देन का साइन है ना, ये भी चेंज होकर ग्रेटर देन हो जाएगा। -125 है तो नेगेटिव का साइन है ना, ये भी चेंज होकर प्लस का 125 हो जाएगा। 4n इज ग्रेटर देन 125। बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. समझ गए Yes, सभी sir. बच्चे, समझ गए? ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब इस 4 Yes, को इधर sir. ले जाओगे। हाँ, अब इस 4 को इधर ले जाओगे, तो n इज ग्रेटर देन 125 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 पॉइंट आ गया, और 5 -4 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 के आगे 0 लगा तो 10 हो गया, 4 2 जा 8, 10 -2 8 2 हो गया 20, 4 5 जा 20। तो n is greater than 31.25। इतना समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया. n is greater than 31.25। और जो हमारा n होता है ना, n की वैल्यू होती है प्रॉपर इंटीजर वैल्यू होती है। जैसे n की वैल्यू होती है 1, 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू 2 तो इसका मतलब सेकंड टर्म, n की वैल्यू 3 तो इसका मतलब थर्ड टर्म। n की वैल्यू 31.25 से ग्रेटर है, बड़ी है, तो मैं ना जस्ट बड़ी वाली वैल्यू ले लूंगा। 31.25 से जस्ट बड़ी इंटीजर वैल्यू क्या होगी बताएंगे? 32. 32। इंटीजर का मतलब क्या है कि मुझे फ्रैक्शन में नहीं चाहिए वैल्यू, पॉइंट्स में नहीं चाहिए। तो 31.25 से जस्ट बड़ी वैल्यू वो हो जाएगी 32। इट इंप्लाइज दैट n is equal to 32। ठीक है, n is equal to 32 का मतलब क्या है, n is equal to 32 is the first negative term of this dp। अब हम क्या करेंगे कि ये चीज एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि कहीं हमने ये गलत तो नहीं करा, कहीं हमने ये चीज गलत तो नहीं समझी, कहीं गलत तो नहीं आ गया। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ, अब देखते हैं एक बार। n की वैल्यू आ गई हमारे पास कि n इज ग्रेटर देन 31.25। ये n की वैल्यू आई, n इज ग्रेटर देन 31.25। अब आप क्या करिए, हमने ले लिया n इज इक्वल टू 32। एक काम करते हैं, n की वैल्यू ले लो पहले 31,
n is equal to 31, it implies that an, ये क्या हो जाएगा, a 31 क्या हो जाएगा, a plus 30b, यही होगा a 31, बताओ ना। अरे सारे बच्चे चुप बैठे हो, बताओ भाई, क्लियर है? Yes, sir. है ना, a 31 की वैल्यू हो गई a plus 30d, तो a क्या है बेटा, a है 121, ठीक है, प्लस 30, और d क्या है -4, 121 माइनस 120, ये क्या आ गया, ये तो 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये शायद हम ठीक है, क्योंकि 31 आई है, 31st टर्म अगर मैं निकालूंगा तो 31st टर्म आ रही है +1, मुझे निकालनी है पहली नेगेटिव टर्म, तो n इक्वल टू 32 दे रखा है ना, तो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ इसको, वैसे तो बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर, तो वेरीफाई कर रहे हैं, 32 निकालिए, n इक्वल टू 32 डाला, तो ये 32 क्या होगा, ये 32 हो जाएगा a प्लस 31b, 121 प्लस 31 इंटू -4, 121 माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 121 माइनस 124 कितना हो गया बेटा, -3। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर मैं लगातार देख रहा हूँ कि इस एपी में वैल्यू लगातार ना डिक्रीज होती जा रही है, घटती जा रही है, 121 फिर कम होकर 117 हो गई, फिर कम होकर 113 हो गई, ऐसे ही लगातार कम होते 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 31 पर वैल्यू आ गई, 1 भी पॉजिटिव है, तो 121 117 113 ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, लगातार डिक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होते होते 31st टर्म हो गई 1, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही आपने 32nd टर्म निकाली तो ये आ गई -3, ठीक है, -3 का मतलब क्या है कि इससे जस्ट पहली टर्म पॉजिटिव थी, तो इसका मतलब ये मेरी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ठीक, तो ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए मैंने बताया है, हमारा आंसर तो यही आ गया था n इक्वल टू 32। तो अगर आपको सीधा सीधा समझ में आ गया है तो आप क्या करेंगे, जब भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा जाएगा तो आप an निकालोगे और an को लेस देन 0 पुट कर दोगे, ठीक है, और इन इक्वेशन का एक रूल याद रखोगे कि जब भी मुझे माइनस वाली टर्म हटानी है, मतलब जब भी मुझे साइन चेंज करना है, तो मैं थ्रू आउट तीनों के साइन चेंज करूंगा, समझ रहे हो, कि जैसे यहाँ पर -4n था और यहाँ -125 था, तो बेटा माइनस से माइनस हम कभी भी काटेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हमारा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, तो ये साइन भी चेंज, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, तो इसका भी साइन चेंज, ये करेंगे, ठीक है। 1 मिनट वेट करिए बेटा, मेरा ना वीडियो शायद हैंग हो गया, 1 मिनट वेट करिए। ओके सर। हाँ जी, समझ में आ गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे therefore 32nd term is the first negative term. 32nd term is the first negative term of this AP. चलो जी आगे चलते हैं। अब उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसी का ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है हमको, इसमें है the sum of the third and the seventh terms of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of the AP. ठीक है,
सर एक बार ये वाला क्वेश्चन नोट कर देना, क्योंकि मेरी बुक में ब्लर आ रहा है जो आपने अभी बताया। हाँ तो इसको तो नोट कर लो, मैं मिटा नहीं रहा हूँ, देख लो आप, कर लो। नहीं सर, क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, अच्छा तुम्हारे पे लिखा हुआ नहीं है कि? तो ब्लर आ रहा है, बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा। मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म्स ऑफ एन AP is 6. The sum of the third and seventh terms of an AP is 6 and their product is 8. And their product is 8. Full stop. Find the sum of first 16 terms of the AP. Find the sum of first 16 terms of this AP. Find the sum of first 16 terms of this AP. मुझे इस AP की पहली 16 टर्म्स का सम बताना है। तो the sum of third and seventh terms of an AP given है, इन्होंने बोला है कि थर्ड टर्म का और सेवंथ टर्म का जो सम है वो 6 दे रखा है, यानी कि थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म इन दोनों का सम दे रखा है 6। A3 plus A7 is equal to 6। और A3 कितना होता है बेटा? A plus 2B plus A7 कितना है? A plus 6B is equal to 6। तो A plus A कितना हो गया? 2A और 2B plus 6B कितना हो गया? 8B is equal to 6। तो 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया A plus 4D is equal to 6। 2 1 जा 2, 3 जा 6। तो A plus 4D is equal to 3। बताइए इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब यहां से हम बोलेंगे जी सर। हाँ जी, A की वैल्यू हो गई 3 minus 4D। A की वैल्यू हो गई 3 minus 4D। कार्तिक, यस सर। अरे कार्तिक आ गए तुम अटेंडेंस लगवाने के लिए? सर मैं बार बार बाहर आ रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ, नेट की वजह से यही चल रहा है। तो देख रहा हूँ मैं शुरुआत के आधे घंटे में कई बार नाम लिया था तुम्हारा, आजकल बहुत लाइटली ले रहे हो तुम क्लासेस को, देख रहा हूँ मैं। नहीं सर, अब तो मैं यही हूँ, 8:25 से तो मैं यही था। 8:25 से जी, मैंने टाइम भी नोट कर रखा है। 8:27 पर मैंने देखा था, तब भी तुम एक बार भी ऑनलाइन नहीं आए हो। लगातार मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे ऑनलाइन है। सर बता तो रहा हूँ सर, मैं 3 बार आया गया हूँ अभी तक। नहीं आए ना, नहीं आए, गलत बता रहे हो आप। सर आया था, मैं शुरू में भी आया था सीरियसली सर। लो क्लासेस को, सीरियसली लो क्लासेस को, ठीक है? ओके सर। A की वैल्यू है 3 minus 4D, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इन्होंने बोला है द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म्स ऑफ एन AP। तो थर्ड और सेवंथ टर्म का जो सम है उसके हिसाब से तो मैंने बोल दिया कि A की वैल्यू 3 minus 4D आ गई एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। यानी कि थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 8 है। तो A3 into A7 इन दोनों का प्रोडक्ट 8 दे रखा है, ठीक है? अच्छा, अब A3 की वैल्यू A plus 2D और A7 की वैल्यू A plus 6D is equal to 8। तो अब आप देखिएगा A की वैल्यू डाल दो इसमें, पूरी जो ये इक्वेशन आई है इसमें A की वैल्यू डाल दीजिए। तो A क्या है? 3 minus 4D और प्लस 2D, तो प्लस 2D गई। फिर A की वैल्यू 3 minus 4D और प्लस 6D is equal to 8। तो माइनस 4D प्लस 2D ये कितना हो जाएगा? माइनस 2D, ये माइनस 2D और माइनस 4D प्लस 6D ये कितना हो जाएगा? -2. बेटा प्लस 2D हो जाएगा। 6D minus 4D plus 2D is equal to 8। तो अब आप देखिएगा
3 माइनस 2d इंटू 3 प्लस 2d, तो क्या हो गया a माइनस b इंटू a प्लस b, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 8, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, ये a प्लस b इंटू a माइनस b। तो अब यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस 2d का स्क्वायर कितना हो गया 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9, तो माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9 कितना हो गया -1, माइनस से माइनस काट दिया, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2। तो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है। तो d की वैल्यू प्लस 1/2 भी हो सकती है, माइनस 1/2 भी हो सकती है। तो हम दो अलग अलग केसेस लेकर चलेंगे और हमें इसमें फाइनली बताना है क्या सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। ठीक, तो हम करेंगे केस फर्स्ट। इफ d इज इक्वल टू 1/2, अगर d की वैल्यू 1/2 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 4 इंटू d, 2 टू द 4, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो a आ गया और d आ गया। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ दिस एरिया, मतलब ये पूछा जा रहा है S16 कितना है, ये पूछा जा रहा है। Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। S16 पूछा जा रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 16, सब्स्क्रिप्ट में 16 लिखा है ना, तो n की वैल्यू 16 हो गई। तो वो S16 इज इक्वल टू 16/2, 2 इंटू 1 प्लस 16 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 2 8 16, 8, 2 इंटू 1 2, 16 माइनस 1 15, 15/2 कितना हो गया 7.5, 7.5 प्लस 2 कितना हो गया 9.5, 8 इंटू 9.5, 8 5 40, 4 कैरी, 8 9 72 और 4 76। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ 16 टर्म्स आ गया 76। ये कब आया इफ d इज इक्वल टू 1/2। ये सेकंड लीजिए, ये सेकंड इफ d इज इक्वल टू, if d is equal to -1/2, so a is equal to d is equal to -1/2 और a क्या है 3 माइनस 4d, a की वैल्यू 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4 इंटू -1/2, 2 2 जा 4, 3 प्लस 2 ये हो गया 5, d की वैल्यू -1/2 और a की वैल्यू 5, ये है। तो d की वैल्यू -1/2, a की वैल्यू 5। अच्छा, तो अब फिर से S16 निकालेंगे, तो फॉर्मूला वही n/2 यानी कि 16/2 इंटू 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू d, तो 2 8 16, 8 और 2 इंटू a कितना है बेटा 5, 16 माइनस 1 d है, 16 माइनस 1 तो 5 15 हो गया, और d की वैल्यू -1/2, ये हो गया 7.5, तो 8 और ब्रैकेट में 5 2 10 माइनस 7.5, 10 में से 7.5 सब्ट्रैक्ट करा तो ये आ गया 2.5,
पॉइंट गया, नीचे 10 आ गया, 25 8 का कितना होता है बताइए? 200 200 अपॉन 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, आंसर आ गया 20। जरा देखिए पीछे क्या आंसर दे रखा है। एक्सरसाइज 5.4 चल रही है ये। 5.4 के सेकंड का आंसर बताओ क्या है? देखिए ठीक है कि नहीं? Sir, 20 and 76. ठीक है ना? तो एक जगह हमारे पास आंसर आ गया 75 नहीं 76 होगा बेटा। Sir, 76. हाँ 76 और 20। अच्छा, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है a ladder has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट। रंग्स क्या होते हैं? जो लैडर होती है ना सीढ़ी, उस पर जो पैर रखने के लिए जो लकड़ी की वो जो छोटे छोटे जो वुडन ब्लॉक्स लगे रहते हैं, उनको रंग्स बोलते हैं। तो मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तो ब्लॉक नहीं दिखाई दे रहा अनमोल। सर ये ठीक है, ये ठीक है। ठीक है ठीक है। अब देखिएगा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक लैडर है। लैडर मतलब एक सीढ़ी रखी है, सीढ़ी जो ऊपर चढ़ने के लिए होती है, दीवार को लगा देते हैं, उसको धीरे धीरे एक एक कदम करके ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। A ladder has rungs 25 सेंटीमीटर apart। तो पहली जो सीढ़ी है और जो दूसरी सीढ़ी है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 25 सेंटीमीटर का है। फिर the rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top। तो सबसे नीचे वाले की लेंथ है 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर वाली जो सीढ़ी है उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। They decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top। If the top and the bottom rungs are 2:1/2 meter apart, 2:1/2 का मतलब क्या हो गया? 2.5 मीटर अपार्ट। मतलब इन्होंने ये बताया कि सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली जो रंग्स हैं, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी और सबसे नीचे वाली सीढ़ी के बीच में जो गैप है वो है 2.5 मीटर का। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ, ये गैप लिख दीजिए या हाँ चलो आप लिखिएगा हाइट ऑफ वन गैप इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये बता दीजिए, ये समझ में आ गया कि नहीं? जो एक गैप है ना इसमें और इसमें जो गैप है, इसकी हाइट कितनी है? इस गैप की 25 सेंटीमीटर गिवन है। ये समझ में आया कि नहीं बताओ? यस सर। ये दे रखा है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि हाइट ऑफ एन गैप्स। एन गैप्स का मतलब क्या है? कि एक गैप तो ये हो गया, अब मान लो ऊपर इसके ऊपर एक सीढ़ी और है, यहाँ पर एक सीढ़ी और है, तो उसमें भी गैप यही हो गया 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो एक गैप में 25 सेंटीमीटर, तो दो गैप अगर बन गया भाई, एक गैप ये एक गैप ये, तो दो गैप की हाइट कितनी हो गई? 50। 50 कैसे निकली? 25 इंटू 2 करके। तो हाइट ऑफ एन गैप्स कितना हो जाएगा बेटा? ये बताओ 25 इंटू एन। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. है ना, 25 इंटू एन। और टोटल जो हाइट दे रखी है कि सबसे पहले वाले रंग में और आखिरी वाले रंग में टोटल गैप कितना है? 2.5 मीटर। मैं लिखूंगा
implies that 25 into n, मतलब अगर n gaps हैं तो हाइट कितनी दे रखी है 2.5 into 100 सेंटीमीटर। 2.5 into 100 सेंटीमीटर, समझ गए? यस सर। तो ये हो गया 25n इज इक्वल टू पॉइंट गया नीचे 10 आ गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया 250 सेंटीमीटर। तो 25 10 n इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। ये बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, Yes, sir. therefore sir. हाँ जी, number of gaps is equal to 10। 10 जो है वो सेंटीमीटर में नहीं आएगा, ये तो गैप्स हैं, तो नंबर ऑफ गैप्स इज इक्वल टू 10। ये समझ गए? यस सर। अब बस एक छोटी सी चीज समझिएगा, अब ये बताओ मेरे को, मैंने एक छोटी सी सीढ़ी बना रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5। हाँ जी, ये हो गया एक गैप, ये हो गया दूसरा गैप, ये हो गया तीसरा गैप और ये हो गया चौथा गैप। गैप कितने हो गए इसमें? 1 2 3 4। 4 गैप हुए कि नहीं हुए बताओ? यस सर। गैप तो 4 हो गए, लेकिन अगर गैप 4 है तो Yes, sir. सीढ़ियां कितनी होंगी ये बताओ? सीढ़ियां जिनको हम रंग्स बोल देते हैं 5 होगी। आप Yes, काउंट sir. करो, 1 2 3 4 5 और गैप्स कितने हैं? 4 है। 4 गैप्स हैं तो सीढ़ियां कितनी हो जाएंगी? 4 में 1 ज्यादा 5। इसी तरह से अगर 10 गैप्स हैं तो सीढ़ियां कितनी हो जाएंगी? 11। 11। नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू 11। ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। अब इसके बाद में ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो रंग्स में कितनी रंग्स है मेरे पास? नंबर ऑफ रंग्स आ गई 11, मतलब n हो गई बेटा 11। ठीक है, और सबसे पहले वाली जो रंग थी उसकी लेंथ कितनी थी? 45। तो ए हो गया 45 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद ये हो गया 45 सेंटीमीटर, और जो सबसे ऊपर वाली रंग है वो है एन। एन हो गया 25 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो यहाँ से आप क्या करोगे? एन इज इक्वल टू 25, तो एन की वैल्यू लिखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है? 45 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? अच्छा, एन कितना है? नंबर ऑफ रंग्स 11। 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 25। तो 11 माइनस 1 मतलब 10। d is equal to 25 minus 45। तो d 25 minus 45 कितना हो गया? minus 20 upon 10। तो d की वैल्यू कितनी हो गई? -2। बताओ समझ गए कि नहीं समझे? यस यस सर। सर। d की वैल्यू -2 हो गई, n की वैल्यू 11 है, a की वैल्यू 45 है। वो पूछ रहे हैं टोटल वुड रिक्वायर्ड कि कितनी वुड चाहिए आपको, है ना? तो आप क्या निकालना है? आपको ऐसा निकालना है। निकाल दोगे? यस सर। ऐसे हम निकाल लेंगे ना? यस सर। बस तो नोट करो इसको, यही होमवर्क है, ऐसे निकालना और अगला क्वेश्चन करना, बस खत्म है चैप्टर। तो चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म, लास्ट क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट था ये। एक और क्वेश्चन इसके बाद कर लेना हमने। सर अगला यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री होगा, कौन सा होगा? हाँ, सर अगला चैप्टर कौन सा होगा? अगला चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर यहाँ पे उसके बाद होगा ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद होगा यहाँ पर। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते सर। बच्चे हाँ जी, नोट कर लीजिए। सर मैं 11 बजे के बाद कॉल करूंगा। हाँ, 11 बजे के बाद नहीं, 11 बजे कर लेना कॉल। हाँ सर ठीक है।
डिस्टर्ब तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेना। ठीक है, ओके, बाय सर। बाय बाय। Bye, sir. ओके बाय।